ऑल राइट। सो देखो, हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर और गैसियस स्टेट का, नरेंद्र अवस्थी का। जो आज का टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 56 है। सो मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है किन क्वेश्चंस को डिस्कस करना है बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव सेंट। तो फर्स्ट 10 के अंदर जो सबसे पहला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 2। तो जिसका भी डाउट है यू कैन अनम्यूट। कुछ अगर इसमें नहीं समझ आए तो यू कैन री आस्क दैट, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहला चीज तो दिमाग में लाना है कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। तो बॉयल्स लॉ का मतलब क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टेम्परेचर एंड मोल कांस्टेंट हो जाए तो पीवी बिकम्स कांस्टेंट, दिस इज बॉयल्स लॉ। सो ऐसा कोई भी इक्वेशन जो पीवी इज इक्वल टू के को फॉलो करता है, ऐसा कोई भी ग्राफ जिससे फाइनली ये निकल के आता है, वो सब बॉयल्स लॉ रिप्रेजेंट करें। जैसे पी एंड वी में रिलेशन आपको मालूम है, पी इज इक्वल टू के बाई वी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ से अगर निकालते हो तो ये तो करेक्ट है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है ना। अगर मैं लॉग ले लूं इसको दोनों तरफ ना, वी टू द पावर -1 लिखा है, पी इज इक्वल टू के इंटू वी टू द पावर -1। दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग पी इज इक्वल टू लॉग के इंटू वी टू द पावर -1। ओपन करोगे, लॉग ए इंटू बी का वैल्यू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग के आ जाएगा प्लस लॉग वी टू द पावर -1, और इधर log p है। तो आप देखो ये कुछ वैसा हो गया कि y इज इक्वल टू दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू प्लस log v टू द पावर -1 इज सिंपली x। तो एक स्ट्रेट लाइन है जिसका कांस्टेंट है एंड स्लोप x का 1 है, विच मीन्स tan थीटा का वैल्यू कितना है 1, और tan थीटा 1 हो जाए तो थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो हमारा स्ट्रेट लाइन है जो कहीं y एक्सिस को काट रहा है, और स्लोप उसका 1 है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव साइड में। सो ये दिस ग्राफ इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, पी एंड वी टू द पावर -1। अब नेचुरल सी बात है यार, ये अगर सही है तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव स्लोप तो हो ही नहीं सकता है, अभी हमने डिराइव किया। तो ये गलत हो गया, बाकी ये सही इसलिए है क्योंकि पीवी इज अ कांस्टेंट। सो रॉन्ग ग्राफ विल बी सी, सी विल बी योर आंसर। गॉट इट। जिसका भी डाउट है यू आर सपोज टू गिव मी अ फाइनल क्लैरिटी Yes, signal. Got it? Good. Very good. yes, Now coming to question number 9. हम्म क्या पूछ रहे बेटा इसमें, 3 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम ना, 3 डब्बे बना रखे हैं, तीनों डब्बों का वॉल्यूम सेम है। अब कहानी में क्या सुना रखा है कि एक में मीथेन है, दूसरे में CO2 है, तीसरे में क्लोरीन गैस। अब पूछ रहा है कि इन तीनों में कब ऐसा आएगा कि इनके मॉलिक्यूल्स का नंबर इक्वल हो जाए, यानी एन का वैल्यू सेम हो जाए। एन कब सेम हो सकता है, तो एन का वैल्यू क्या आएगा, पीवी बाई आर टी। तो जब पी इंटू वी अपॉन टी का वैल्यू, पीवी बाई टी का वैल्यू सेम हो जाए उनका, तो masses ऑफ ऑल गैस इज सेम मतलब नहीं है, द मोल ऑफ ऑल द गैस इज सेम बट द टेम्परेचर इज डिफरेंट। हम्म ये तो सीधा सीधा आंसर है बेटा, द मोल्स ऑफ ऑल गैस इज सेम इसने लिखा है, टेम्परेचर बदल जाए। तो अगर मोल गैसेस का सेम है तो सीधा सीधा यही आंसर ही है इसका, तो कि द मोल ऑफ द गैसेस आर सेम, टेम्परेचर आगे बढ़े पीछे बढ़े उससे क्या फर्क पड़ता है, उसने बोल दिया कि मोल सेम है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही इरेगुलर सा लग रहा है ना, बट इसका एज पर द गिवन थिंग आंसर विल बी
बी फॉर बॉम्बे। अब आगे पढ़ते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल फ्लास्क आर सेम। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम भी कर दोगे, इक्वल वॉल्यूम, वी भी इक्वल था, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ ऑल द फ्लास्क आर सेम, पी टी सेम है। और अगर वॉल्यूम भी सेम है, क्योंकि इसने बोला है कि तीनों आइडेंटिकल है, तो ये भी आंसर हो गया फिर। थ्री फ्लास्क दे विल कंटेन इक्वल, द मोल ऑफ ऑल द गैस इज सेम बट द टेम्परेचर इज डिफरेंट। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना कुछ और कहना चाह रहे थे, मोल के बजाय यहाँ प्रेशर होना चाहिए। अदरवाइज इस ऑप्शन में मतलब अगर मैं इस ऑप्शन को एज इट इज मान लूं कि ये सही तरीके से लिखा गया है, जो मेरे समझ से नहीं है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी भी, अगर एज इट इज मानूं। और अगर मैं मानूं कि यहाँ पे करेक्शन है, तो उस हिसाब से गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे करेक्शन था, यहाँ पे इनको रखना चाहिए, प्रेशर सबका सेम है बट टेम्परेचर अलग अलग। तो सर गैस, हाँ जी। सर जो वैसे मेरे पास बुक है उसमें मास लिखा हुआ है मोल्स की जगह। यस, यस मास लिखा हुआ है। हाँ, सो मास ऑफ ऑल, हाँ तो ठीक है, फिर तो ये गलत हो गया ना। मास ऑफ ऑल गैस इज सेम, तो मास सेम हो गया, तो मोल तभी सेम होगा जब मोलर मास सेम हो। मोलर मास सबके अलग अलग है, इसका 71 है, इसका आपको मालूम है 44 है, इसका मालूम है आपको 16 है। तो इसलिए इसका बेस्ट आंसर कौन सा है, सी। यहाँ पे करेक्शन कर लेना अगर आपके पास पुराना बुक है, नया है तो ये है ही। इस जगह पे क्या है, मास है। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया भाई। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर एग्जांपल, नंबर 10। अब फिर से वही कहानी आ गया, बॉयल्स लॉ के लिए कौन सा करेक्ट है। तो अब थोड़ा सा इस ग्राफ में देखो मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। आप सिर्फ इतना जानते हो, P इंटू वी इज इक्वल टू के, लेकिन ये बोल रहा है कि आपको P बाई वी, यानी P एक V से डिवाइड करोगे तो V स्क्वायर हो जाएगा। और पूछ रहा है कि P बाई वी वर्सेस 1/v। तो आप एक काम करो ना, P बाई वी को y मान लो, और 1/v को x मानना पड़ेगा। तो यानी v कितना आ गया, 1/x। तो यहाँ v के जगह 1/x का होल स्क्वायर कर लो, इज इक्वल टू के। तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर। और y इज इक्वल टू अगर के एक्स स्क्वायर आ गया, तो y जैसे x का एक एक यूनिट बढ़ाओगे तो y देखो स्क्वायर के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो ऐसे करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो यानी द फर्स्ट ग्राफ इज करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ ना। तो देखो इसमें हर बार क्या करेगा, सिर्फ y और x के जो पैरामीटर्स है उसको बदलेगा। और आपको कहाँ क्या करना है, आपको इस साइड और इस साइड में दोनों जगह वेरिएबल्स देखते हुए इसको y मान लेना है, इसको x मान लेना है। और ओरिजिनल इक्वेशन का, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है बॉयल्स का, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो इस जगह पे यूज करके उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो क्लियर हो गया सबको। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या है कि y इज इक्वल टू यहाँ पे log p है, और x की वैल्यू क्या है, log v। और हमारे पास इक्वेशन क्या था, ये। तो एक काम करता हूं मैं, दोनों तरफ log ले लेता हूँ, बेस 10। तो log आप pv रखोगे इज इक्वल टू log क्या आ जाएगा, k। log pv को क्या ओपन करेंगे, log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। अब यहाँ से log p का वैल्यू कितना आ गया, log k माइनस log v। अब इसी को क्या बोला है, y मानने के लिए, इज इक्वल टू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, log v को x बोला है, तो हमारा इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू c माइनस एक्स। यानी स्लोप कितना आ गया, -1। -1 मतलब, -1 का मतलब क्या हुआ, +1 का मतलब है ऐसे हो 45 डिग्री, -1 का मतलब इधर से हो 45 डिग्री। तो इधर से 45 का मतलब, ये अगर 45 है तो ये कितना होगा, 135। सो विच सीम्स टू बी अ करेक्ट थिंग। तो बी वाला भी आपका करेक्ट लग रहा है, क्योंकि स्लोप -1 दिखा रखा है इन्होंने। और
पूरी चीजें एज इट इज। उसके बाद आता है थर्ड ग्राफ को चेक करते हैं वो सही है या नहीं। सो थर्ड ग्राफ को देखो आप, P बाई वी एंड 1/v² के बीच में रिलेशन निकालना है। तो अभी हमने देखा कि P इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू एज पर बॉयल्स लॉ। मेरे को इधर क्या करना है, P बाई वी ले लेना है, और जैसे P बाई वी करोगे तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा इसी बेटा। अब ध्यान से देखो, ये P बाई वी वन साइड हो गया, अदर साइड में क्या हो गया, K इंटू 1/v²। तो इसको इन्होंने बोला है y, और इसको पूरे 1/v² को इन्होंने x बोला। देखो ये x है। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू के एक्स विच इज कमिंग आउट टू बी ए स्ट्रेट लाइन, और इन्होंने क्या ड्रॉ कर रखा है, कर्व ऐसे ऊपर की तरफ। तो यानी ये गलत हो गया। इसको कैसे आना चाहिए कायदे से, यहाँ से ऐसे आना चाहिए y एंड x में, जहाँ पे ये स्लोप k होगा। ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं। सो p इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, इन्होंने बोला v² कर दो। आप v² करोगे तो नीचे v करना ही पड़ेगा, क्योंकि pv k है। अब pv² को y मानना है और v को x मानना है, तो ये y/x इज इक्वल टू अ k वैल्यू, सो y इज इक्वल टू kx। अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, सो विच मीन्स d इज ऑल्सो अ करेक्ट ग्राफ। इनकरेक्ट इन्होंने पूछा है तो आंसर विल बी सी। समझ आया बेटा? यस सर। ओके ग्रेट। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछ रखा है मेरे से, वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो एक बारी मैं टाइम दे रहा हूँ, सब लोग पढ़ लो भाई, क्योंकि ना सबको क्लैरिटी आनी चाहिए मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। है ना? अब आ जाओ देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, a gas occupies 100 centimeter cube. If the pressure is increased to 1.5 time, 1.5 time, and the temperature is increased by 1/3 of absolute temperature, then the final volume of the gas will be। कितना सिंपल है यार ये। बोल रहे जब कंटेनर के अंदर 273 केल्विन था, 0 डिग्री मतलब 273, एंड 1 atm प्रेशर था, तो वॉल्यूम डब्बे का बोल रहा है 100 cc है, मतलब डब्बे का नहीं, बेसिकली जिस जिस भी आ, उस कंडीशन में जो भी गैस भर रखी है वो 100 cc। अब बोल रहा है कि प्रेशर को, अगर यहाँ का प्रेशर पी सर आ रहा है, 100 सीसी का मतलब क्या है? अरे 100 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब यार, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सर और पर वन, वो फिर सेंटीमीटर का सीएम नहीं डालेंगे, सीएम क्यूब करके? नहीं वो सीसी लिखा जाता है, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। ओके सर। देखो ऐसे है ना, सेंटीमीटर क्यूब, तो पूरे वर्ड में पहला सी दूसरा सी ले लो तो वो सीसी हो गया शॉर्ट फॉर्म। ओके सर। अब आसान है ये मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको पहले प्रेशर पी है, बाद में प्रेशर क्या बोल रहा है, पी कितना हो गया 1.5 टाइम, यानी पी बिकेम 1.5 टाइम दिस प्लस p/3, p/2, तो यानी 3/2p हो गया प्रेशर अब, है ना? टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई 1/3 ऑफ द, तो जितना भी टेम्परेचर यहाँ था 273, अब बोल रहा है यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 273 का 1/3 टाइम्स, वन बाई 91 थ्री बढ़ा दिया है, तो 271, प्लस सॉरी 2 91। प्लस 91। प्लस 273/3, तो 273 प्लस 91 कितना आ गया,
364। बस। तो अगर हमें टेम्परेचर मालूम चल गया 364, है ना? सर हाँ जी। सर अब इसमें मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, तो फिर सर उससे ही यही इन्फो लगे किया था सर, आंसर ही नहीं मैच आ रहा, मतलब अलग आ एक रहा बार देख लें तो, इफ द प्रेशर इंक्रीज्ड बाय फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, हाँ बिल्कुल मोल सेम होगा। तो अब कैसे करेंगे इसको? तो हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास रिलेशन है P इंटू वी इज इक्वल टू nRT। मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। तो जो P1 V1 अपॉन T1 होगा, दैट विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब इसी को सॉल्व करना है। तो अब ये जो P1 V1 है, कितना है? P1 है, इन्होंने 1 ATM दे रखा था क्या? है। यस सर। 1 रखा है, चलो मैं उसको P ही लिख देता हूँ, उधर 3/2 P है। इंटू वॉल्यूम कितना था? 100। टेम्परेचर कितना था? 273। इज इक्वल टू बाद का प्रेशर इन्होंने 3/2 P कर दिया। बाद का वॉल्यूम हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर इन्होंने 273 प्लस 91। तो ये आ रहा है 364 एज पर यू गाइस। तो P से P गायब हो गया बेटा, है ना? ये आ जाएगा आंसर 364 डिवाइडेड बाई 273 इंटू 2/3 इंटू 100। दिस विल गिव यू द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करके मेरे को बताइए आप लोग कि ये आ कितना रहा है। सो 364 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 2 से, एंड और फिर लास्ट में डिवाइड करते हो 273, चेक करो ये आ रहा है 266.666। सर टोटल आंसर 88.9 आएगा। हम्म। फाइनल आंसर 88.9 आएगा। आएगा यहाँ से? यस सर आ रहा। यस यस सर 18 सर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी थी, वही बार बार कर 88.9 गलत आ गया, सॉरी सर। चल कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन ध्यान दे लिया करो, अगर क्वेश्चन में दम ना हो ना तो कैलकुलेशन देख लिया करो, ठीक है। चलो 16 देख लेते हैं वैसे ही। 10 ग्राम है गैस एट 1 atm टू 5 लीटर है, टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम डबल फॉर द सेम मास ऑफ द गैस एट द सेम प्रेशर इज। तो ये भी तो ऐसे ही है बेटा, इसमें क्या अलग है? इसमें बस आंसर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, आप थोड़ा केयरफुल होकर के देखना ना। आप टेम्परेचर निकालोगे वो केल्विन में आएगा, उसको सेल्सियस में चेंज कर लेना, हो जाएगा क्या ये? यस सर। किसका डाउट था? ये हो जाएगा ना? आगे बढ़ू? यस सर। चल ठीक है। अब 20th है, वॉल्यूम ऑफ द एयर that will be expelled from a vessel. This is very interesting question. I think so many students have asked this. So I just want you guys to read it nicely, और एक बारी पेपर पे थोड़ा सा 1-2 मिनट दे करके एक रफ स्केच टाइप कुछ बनाओ। अप्रोच देखो आपका मैच कर रहा है क्या मेरे से, एक बारी पढ़ के करो। I'll give you 1 minute to think over it. Question number 20th, everyone.
आई होप कि सबने ट्राई कर लिया होगा। अब इसको समझना है ना, अच्छे से ध्यान देना। इसको मैं कहाँ से, चलो यहीं पे समझाता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम अ वेसल। Volume of the air that will be expelled from a vessel of 300 centimeter cube when it is heated from 27 to 37 at the same pressure will be, ना। तो देखो ये बोल रहा है कि 300 ml का एक कंटेनर था, ऊपर का प्रेशर P था बेटा, ना। और 27 से ये टेम्परेचर बढ़ा करके इन्होंने 37 कर दिया है और प्रेशर सेम ही रखा है। टेन डिग्री बढ़ा दिया है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई इसमें से कितनी गैस बाहर निकल गई। ये V मैं एक्सपेल्ड मान रहा हूं, अंदर वाला तो 300 ml होगा ही। तो आप देखो ध्यान से, आप पहले वो गैस का वॉल्यूम कितना था इनिशियल, V1 कितना है 300, V2 कितना हो गया, तो जितना बाहर निकला प्लस 300 ml जो कंटेनर में है। अग्री करते हो सब लोग? प्रेशर दोनों ही कंडीशन में PP है, और मैं पूरे जब जितना बाहर और अंदर सब मिला करके है तो मैं बोलूंगा कि मोल भी दोनों जगह NN है। बस टेम्परेचर यहाँ T1 कितना है 27 मतलब 300, और ये कितना था टेम्परेचर 37 था ना। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो 310 हो जाएगा केल्विन में। अग्रीड और नॉट, यहाँ तक बताओ। बोलो भाई, किस जिसका भी डाउट था यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। तो अब देखो अब कितना इजी हो गया ये। अब आप वही कहानी लगाओगे कि P/V = NRT। अब पूरे, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, ये पूरा चीज ले रहे हो, तो आप बेसिकली ये पूरा वॉल्यूम मान रहे हो। तो इसमें तो मोल कहीं गया ही नहीं, जो मोल यहाँ था पहले वही मोल बाहर तक चला गया है। तो यानी मोल इज फिक्स्ड वैल्यू, R इज फिक्स्ड वैल्यू, प्रेशर इज फिक्स्ड वैल्यू। तो क्या V1/T1 विल बिकम V2/T2, क्योंकि V/T विल बिकम अ कांस्टेंट वैल्यू। ये सुनो, तो पहले वॉल्यूम कितना था 300, और टेम्परेचर कितना था 300। बाद में वॉल्यूम नहीं मालूम बट टेम्परेचर 310 हो गया। तो अब वॉल्यूम कितना आ गया, मतलब बाद का वॉल्यूम कितना है, सॉरी मैं V लिख रहा हूं उसको, मेरे को पूरा लिखना चाहिए। V2 इज बेसिकली V+300। तो क्या ये तो कट के 1 आ गया, यानी ये 310 = V+3। V की वैल्यू कितनी आ गई 10 ml, 10 ml गैस बाहर निकल गई। इसका आंसर आना चाहिए 10। मिल रहा है क्या कोई? यस सर। दैट इज द आंसर। यस सर। तो ये बड़ा सिंपल सा है करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना। तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो कहाँ, कंटेनर के बाहर ही तो जाएगा, क्योंकि कंटेनर का वॉल्यूम तो 300 ml का है। तो जितना 300 के ऊपर जा रहा है वो एक्सपेल्ड हो जाएगा, मतलब कंटेनर से बाहर हो जाएगा।
सो इट वाज दैट इजी, बस पढ़ के समझने में ही है जो भी दम है। नाउ कमिंग टू 24, 5 ग्राम each of the following gases at 87 डिग्री एंड 7, मतलब टेम्परेचर दिया है आपको, प्रेशर दिया, पूछा इनमें से किसका वॉल्यूम सबसे कम होगा। या वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सीधा सीधा आपको मालूम है क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P। इसने बोला है कि भाई टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो जिसका मोल ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका मोल कम उसका मोल कम आएगा। तो 5 ग्राम बोला है, सारी गैसेस हैं, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई मोलर मास, मास सेम है, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका मोल कम, तो सबसे ज्यादा मोलर मास तो HI का होगा। बोलो भाई। बोलो। Yes, sir. ये तो बड़ा आसान सा था क्वेश्चन, इसमें क्या था, मोलर मास ज्यादा हुआ तो मोल कम हो जाएगा, मोल कम हो गया तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। आइए 28 देखते हैं। आर्गन इज एन इनर्ट गैस used in light bulbs to retard the vaporization of the filament, ठीक है। A certain light bulb containing argon at 1.25 atm and 18 degree Celsius is heated to इतना at constant volume, calculate its price। So simple, इसमें क्या दिक्कत है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। बोल रहा है एक बल्ब है जिसके अंदर आर्गन भर रखा है, अब बल्ब भाई, बल्ब का वॉल्यूम बढ़ घट नहीं रहा है, तो बोल रहा है कि इसमें 1.25 एटीएम पे आर्गन है और टेम्परेचर इसका 18 है, यानी 273 प्लस 18। अब बोल रहा है इसी को गर्म कर दिया सच दैट कि टेम्परेचर अब कितना हो गया, 273 प्लस 85 हो गया। तो अब पूछ रहा है पी बताओ, कितना आसान है भाई। तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT, बल्ब में मोल एंड वॉल्यूम फिक्स रहेंगे, सो P by T will be a constant value, यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 हो जाएगा। अब हम्म Yes, भाई sir. तब किसी क्या था यार, ये लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हो, लैंग्वेज पढ़ोगे अपने आप छोटी छोटी चीजें। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 32। A certain amount of gas at 25 degree Celsius and at a pressure of 0.8 is contained in a glass vessel. Suppose that vessel can withstand a pressure of 2 atm. How high can you raise the temperature of the glass without busting this? अब इसने क्लियर बोला है कि भाई जिस वेसल में लिया हुआ है उसकी अपनी क्षमता कितनी है, कि भाई जब दीवालों पे 2 एटीएम से ज्यादा प्रेशर लगेगा तो ये ब्लास्ट कर जाए, मतलब मैक्सिमम 2 एटीएम ले सकता है। अगर ये 2 एटीएम ले सकता है एट द मैक्स, टू एटीएम अगर ये ले सकता है मैक्स, तो इसमें दिक्कत क्या है, तो वही पहले वाली कहानी है, मोल सेम होगा डब्बे के अंदर, वॉल्यूम उसका सेम होगा, पहले का टेम्परेचर 25 डिग्री था, यानी 273 प्लस 25 T1 है ये, और बाद में T2 हो गया, यही पूछ रहा है कितना लेके जाएं। ध्यान रखना ये टेम्परेचर आप जो निकालोगे ये केल्विन में आएगा, उसमें से -273 कर दोगे आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो खैर अब इन दोनों में क्या लगाएं भाई, पीवी इज इक्वल टू nRT। क्या क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल कांस्टेंट है,
यानी P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। P1 इसने दिया है, T1 दिया है, P2 भी दे दिया है, टेम्परेचर पूछ रहा है, निकल नहीं जाएगा जी। बोलो भाई, किसका क्वेश्चन था? हो जाएगा ना? सो इट इज दैट सिंपल। मैं बोल रहा हूँ जिसने भी क्वेश्चन पूछा है एटलीस्ट उसको एक बारी फाइनल देना है कि हाँ सर आ गया मुझे समझ। नहीं आया तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा समझाने के लिए, ठीक है? आओ अब ये देखते हैं, विच ऑफ दीज ग्राफ्स फॉर एन आइडियल गैस। आवाज तुम्हारी बहुत फट रही है। सो which one of these graphs for an ideal gas the arrow indication is incorrectly marked? Okay fine। तो देखो इसमें पहले वाले ग्राफ में क्या बोल रहे हैं? अच्छा, इसने थोड़ा सा मुझे लग रहा है मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ और चीजें मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर में रिलेशन आप तभी निकाल सकते हो जब आपका ये पैरामीटर कांस्टेंट हो। तो यहाँ लिखना चाहिए NNV कांस्टेंट, है ना? बट चलो कोई बात नहीं। तो मैं यही मान के चलूंगा कि क्योंकि इन्होंने स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, P&T में ग्राफ इन्होंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, विच मीन्स कि ये कुछ ऐसा कर रहे हैं ना। अब बेटा देखो ग्राफ अलग अलग बदल रहा है, इसका मतलब स्लोप बदल रहा है। NR/V क्या है? बेसिकली tan थीटा है। तो अगर आप मोल फिक्स्ड मानो तो tan थीटा यानी स्लोप की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, यानी जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वॉल्यूम कम होता जाएगा। तो यानी अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये समझ आ रहा है कि ये अगर V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, तो स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वॉल्यूम कम होता जाएगा, क्योंकि स्लोप और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है। तो बिल्कुल सही लिखा है डिक्रीजिंग वॉल्यूम ना। लेकिन क्वेश्चन में सही नहीं पूछा है, उसने पूछा है इनकरेक्ट कौन है। ठीक है, अब ठीक वैसे ही देखो इन्होंने वॉल्यूम एंड नीचे देखो टेम्परेचर का ग्राफ दिया हुआ है। तो यानी बाय डिफॉल्ट है और दोनों स्ट्रेट लाइन में, VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब कि V इज इक्वल टू KT, और ये कब आ सकता है? व्हेन V इज इक्वल टू NR/P आ जाए। तो अगेन दिस इज स्लोप, NR/P स्लोप। अगर मोल आप फिक्स कर रहे हो तो जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा, स्लोप, क्योंकि स्लोप की वैल्यू tan थीटा एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी NR/P, स्लोप बढ़ाओगे तो P का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो देखो स्लोप बढ़ रहा है एंड P का वैल्यू कम होता जा रहा है ना। तो यानी ये भी ग्राफ सही है। स्वदा आ रहा है बात समझ में? यस सर। चलो नेक्स्ट क्या है? अब ये P एंड V है। अब ये देखो एरो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस चीज को समझना। सर हाँ जी बोलिए। सर पार्ट बी में सर प्रेशर डिक्रीजिंग का जो एरो है वो उल्टी डायरेक्शन में आना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सर हाँ तो मैं स्लोप बोल तो रहा हूँ ऐसे कि इधर से इधर जाओगे तो घटना चाहिए। इसमें एरो मुझे क्लियर नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ा सा मेरे डायग्राम में ऐसे एरो देखो नीचे की तरफ बना रखा है, विच मीन्स इट इज अ यस रॉन्ग सर। ग्राफ। इसका मतलब गलत यही है। ठीक है, मुझे वो एरो दिखानी। चलो अब अगला भी देख लेते हैं। अब आप यहां देखो, इन्होंने बोला है P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V।
इसका मतलब पीवी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एनआरटी। अगर फिक्स्ड मोल के लिए देखूं तो टेम्परेचर ज्यादा तो उसका के भी ज्यादा होगा। और के कैसे मालूम चलेगा, अगर मैं एक y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करूं तो जो वैल्यू y की वही वैल्यू x की, तो आप देखो उसका प्रोडक्ट हमेशा के पे डिपेंड कर रहा है। प्रोडक्ट ज्यादा तो के ज्यादा, तो देखो इसका पी भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, तो पी इंटू वी ज्यादा होगा। अब उसके बगल वाले का पी थोड़ा और ज्यादा हो गया, वी ज्यादा हो गया, तो उसका प्रोडक्ट और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ यहाँ चले गए तो उसका और ज्यादा हो गया। इसका मतलब जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो प्रोडक्ट ऑफ पी वी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब के भी इंक्रीज करेगा, और के क्या है, एनआरटी। तो अगर मोल फिक्स्ड है तो टेम्परेचर भी बढ़ना पड़ेगा, तो इट इज गोइंग इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो एक तो था प्रोडक्ट से देखना, एक और तरीका भी है, वो बड़ा आसान सा है। कौन सा है, कि मैं बोल दूं कि बेटा इस जगह पे आप ना एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इस लाइन की खास बात क्या है कि इस लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट्स का वॉल्यूम फिक्स्ड है। देखो ना, नहीं, अगर मैं बोल दूं कि ये लाइन 3 लीटर वाली लाइन है, तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, तीनों का वॉल्यूम फिक्स हो गया। अब हम लगाते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर दीज 3 ग्राफ्स। तो क्लियरली बेटा हमें समझ में आ रहा है कि मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया है इस लाइन पे, मोल फिक्स था ही, आर फिक्स है ही, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी आ गया। तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा। तो प्रेशर किसका ज्यादा है, पहले वाली ग्राफ का या दूसरे वाली ग्राफ का या तीसरे वाली ग्राफ का। तो क्लियरली तीसरी वाली का प्रेशर ज्यादा, अगर उसका प्रेशर ज्यादा तो उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो ये दूसरा तरीका था कि एक वैल्यू को फिक्स कर दो प्रेशर एंड वॉल्यूम में से, एंड फिर उसको टेम्परेचर से रिलेट कर लो। हाँ, अब अलग बात यह है कि टेम्परेचर इंडिविजुअल ग्राफ के लिए कांस्टेंट है, टी वन, टी वन का पूरा यहां से ले करके और ऊपर तक टी वन ही है। अगर इसका टी थ्री है तो यहाँ से यहाँ, लेकिन टी वन टी थ्री तो अलग अलग हो सकते हैं ना, उसी को मैंने यहाँ से निकाला। आगे बात समझ में। अब अब आपने यहाँ देखा कि जैसे प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो स्लोप क्या होगा, कम होगा, या वाइस वर्सा। यहां देखो v के जगह 1/v दे दिया, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो p इज इक्वल टू k इंटू 1/v है। इसका मतलब ये भी बॉयल्स लॉ का बात है ना। और बॉयल्स लॉ का बात हो रहा है, एक मिनट बेटा, p एन 1/v है ना। मेरे ख्याल से यहाँ पे ना ये गलती किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे, यहाँ प्रेशर नहीं होना चाहिए, यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए। इट विल बी अ मिस्टेक, क्योंकि प्रेशर तो साफ दिख रहा है कि भाई इससे नीचे ये है, इससे नीचे ये है, इससे नीचे ये है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अब k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, आपको मालूम है एनआरटी है। तो स्लोप घटने का मतलब क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज करना, तो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ प्रेशर नहीं, यहाँ टेम्परेचर होगा, एंड दिस विल बी अ करेक्ट ग्राफ। तो इसका इनकरेक्ट कौन सा था, हमारा सेकंड वाला पार्ट इनकरेक्ट था। और यहाँ पे करेक्शन क्या है, ठीक है। कमिंग टू प्रॉब्लम नंबर 35 विच इज अ रियली नाइस प्रॉब्लम। इससे पहले कि मैं सॉल्व करूं, यू गाइस जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन।
ये रिएक्शन का यूज करके ही आने वाला है, बिना रिएक्शन के ये आएगा ही नहीं। देखें, तो बोल रहा है कि एक कंटेनर है जिसमें टोटल वॉल्यूम 28 लीटर है गैस का, 1 atm प्रेशर पे 273 केल्विन। तो क्या यहां से मोल निकल जाएगा भाई? मोल, अगर आप प्रेशर टेम्परेचर देखो, ये वैल्यू मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, आर भी मालूम है, करके देखो और मुझे बताओ ये कितना आर है। और जो थोड़े समझदार होंगे उनको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ और नहीं बल्कि एनटीपी का कंडीशन है। देखो ना, 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन, दिस इज एनटीपी, इजंट इट? बोलो भाई। तो वहां मोल डायरेक्टली निकालने के लिए आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस एट एनटीपी अपॉन 22.4। नहीं, अगर आपको भूल गए हो तो कोई बात नहीं, कौन सी बड़ी बात है यार। आपको ये पूरा टूल तो मालूम है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का। ध्यान रखना, यहाँ प्रेशर एटीएम में रख रहे हो, वॉल्यूम को लीटर में रख रहे हो, तो आर को भी एटीएम लीटर, यानी 1/12 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन यूज करना। इनटू टेम्परेचर कितना था? 270। अब करोगे सॉल्व तो यही आने वाला जो मैंने यहाँ लिख दिया, 1.2। तो कहने का मतलब 1.25 मोल है जिसमें दोनों गैसेस है, C2H4 भी है एंड C2H6 भी। अब ये दोनों ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो C2H4 का ऑक्सीजन के साथ बैलेंस रिएक्शन लिखने आता है सबको? बोलो भाई। अरे बोलो यार, यस यस सर। सर। बताओ क्या होगा कोफिशिएंट? 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, यानी 3O2। तो अब अगर मैं मान लूं कि टोटल मोल जो 1.25 था उसमें ये x है, तो ये कितना हो जाएगा? 1.25 माइनस x मोल हो जाएगा। अब बेटा ये x है तो ये ऑक्सीजन कितना ले जाएगा? 3x। दूसरा वाला ऐसे ही कर लूंगा मैं, C2H6 लिख करके, यहाँ O2, ये 2CO2 ही रहेगा और ये 3H2O हो जाएगा, यानी 3 ऑक्सीजन एंड 4, 7/2 यानी 3.5 ना। इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। अब ये 1.25 माइनस x है, तो यहां से कितना आएगा? 3.5 टाइम्स ऑफ 1.25 माइनस x। अब बेटा कहानी में ये भी दिया है कि जो टोटल ऑक्सीजन लगा इनका रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बस खत्म हो गया मेरे ख्याल से। यहां इतना मोल ऑक्सीजन का है, ये नीचे दिस वन, एंड ऊपर इतना है, ये दोनों जोड़ोगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। किसके बराबर? 128। 128 का मतलब मोल कितना हुआ? 128 divided by 32 is equal to the sum of these two values, 3x plus 3.5 times of 1.25 minus x। अब क्या सॉल्व कर लोगे? x निकल जाएगा बेटा। x निकल गया तो C2H4 का मोल मिल गया एंड C2H6 का मोल मिल गया। उसके बाद जो पूछ रहे, जैसे पूछ रहे, हो जाएगा ये। अब यस यस सर। सर। तो बस इसमें ना रिएक्शन का यूज करके आपको बनाने आना चाहिए। आप इसके बाद भी एक बार दोबारा सॉल्व कर लेना, ठीक है? ठीक है, आइए चलिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 36 देखो। अ सर्टेन हाइड्रेट हैज द फॉर्मूला MgSO4 a certain hydrate has the formula MgSO4.xH2
A quantity of 54.2 gram of compound is heated in an oven to drive off the water, मतलब सारा water निकाल रहा है. If the steam generated exerts a pressure of this much in 2 liter container at 2. तो यहां से एक काम करो ना, क्या तुम्हें मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन आरटी से? देखो इन्होंने कंडीशन दे रखा, बोल रहा है इतना स्टीम का प्रेशर आया और 120 डिग्री दे रखा है टेम्परेचर, यहां रख लो. उसको केल्विन में कर लेना. आधे बच्चे तो मुझे लगता है गलती कर रहे होंगे टेम्परेचर रखने में. वॉल्यूम रख लो तो यू विल गेट द मोल. अच्छा, वो मोल जो आया है वो कितने में से आया है? इसका 54.2 ग्राम था. इसको जब बहुत गर्म किया है तो जाकर के इतना आ रहा है. तो अब पूछ रहा है एक्स बताओ. तो बड़ा सिंपल है भाई, 54.2 डिवाइडेड बाई मैग्नीशियम सल्फेट. मैग्नीशियम का कितना होता है? 24. सल्फेट 96. एक्स इंटू 18. ये आ गया मोलर मास. और ये पूरा पूरा चीज क्या आ गया? मोल. किसका मोल आ गया? MgSO4.xH2. अच्छा, इसमें कितने वाटर है? तो एक में x वाटर है तो मल्टीप्लाई बाई, सो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर. अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो फिगर आपके सामने लिखा हुआ है मैं हाईलाइट कर, दिस इज द मोल ऑफ वाटर. फिर से एक बार समझाता हूं. देखो क्वेश्चन में देखो, इन्होंने बोला है कि इतना ग्राम 52.4 ग्राम ऑफ कंपाउंड इज हीटेड. तो मास दे दिया है और मोलर मास तो मैं नीचे लिखा ही हुआ हूं, ऊपर मास लिख दिया. तो दैट विल गिव यू द मोल ऑफ MgSO4.xH2. अब क्या है, मुझे उसका मोल से मतलब नहीं है क्योंकि बाद में कहा नहीं इन्होंने, सिर्फ मॉइस्चर का दे रखा. मॉइस्चर मतलब वाटर. तो वाटर का मैंने मोल निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ प्रेशर वॉल्यूम व्हिच इज गिवन. अब उसी वाटर का मोल मैं इस फॉर्मूले में भी निकालना चाहता हूं. तो एक में x वाटर है तो जितना भी मोल ये निकल के आया था इंटू x करूंगा तो मोल ऑफ वाटर, and that should be equal to how much? This pressure into volume upon RT. This is the equation you are supposed to apply. There is only one variable x in this equation and you can easily get it. बस भाई यूनिट वगैरह पेशेंस के साथ सही तरीके से रख लें और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन. हो जाएंगे? यस सर. सर इन तीनों में कैलकुलेशन बहुत लंबी गई थी. हाँ कैलकुलेशन तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो आप देखो, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है तो अगर आपको कैलकुलेशन नहीं वो करना है तो आप कैलकुलेटर यूज करके कर लो. वैसे मैं बोलूंगा थोड़े कैलकुलेशन करना चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है उसका. ठीक है, चलो अब इसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या है. ये जो एल्वुलाई वगैरह है तक कहानी सुना रहा है. एयर एंटरिंग द लंग्स ends up in tiny sacs called alveoli. alveoli alveoli. ओके, सो बेसिकली लंग्स के अंदर एल्वेली होता है, वही कहानी बता रहा है. एनीवे, it is from the alveoli that the oxygen diffuses into blood. alveoli वैसे बोलते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं मेरे ख्याल से. सो alveoli में ऑक्सीजन जा करके वहां से वो ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है. मतलब यहां से आप सांस ले रहे हो और ये लंग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और लंग्स में भी छोटे छोटे एल्वुलाई हैं, वहां से ये ब्लड के अंदर इन्फ्यूज हो जा रहा है. दैट्स हाउ द होल थिंग इज गोइंग. है ना? अब मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे. ये मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ. हमें बहुत मैकेनिज्म से लेना देना है नहीं, हमें तो डेटा देखना है और उसको यूज करना है. द एवरेज रेडियस ऑफ एल्वुलाई इज इतना सेंटीमीटर. ओके, ठीक है. एंड द एयर इनसाइड कंटेन्स 40% ऑक्सीजन. समझ गया? Assuming that the pressure in alveoli is 1 atm,
and the temperature is 37, calculate the number of oxygen molecule in one of the alveoli. अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत है भाई? देखो इसने रेडियस दिया है, तो आप एल्वुलाई को स्फेरिकल मान रहे हो, तो क्या आप वॉल्यूम ऑफ एल्वुलाई निकाल लोगे 4/3 पाई आर क्यूब से? ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब यानी ml में ना। आ रहा है बात समझ में? यस Assuming that the pressure in alveoli is 1 atm, तो मैं पहले पूरा मोल निकाल लेना चाहता हूँ। मोल इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टी। तो प्रेशर दिया ही है एल्वेलाई का 1 atm, वॉल्यूम भी दिया है, वो हमने निकाल लिया यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब से। ध्यान रखना ये ml में आएगा, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो लीटर में, तो यहाँ 1000 से डिवाइड, यूनिट आर की वैल्यू वही 1/12 लिख लो, और टेम्परेचर इन्होंने दिया है 37 का मतलब हो गया 310। अब ये पूरा रखोगे तो दैट विल गिव यू द टोटल मोल ऑफ द गैस, बट बोल रहा है उसमें से 14% ही सिर्फ ऑक्सीजन है। तो भाई अब इस पूरे वैल्यू का n का 14/100 करोगे तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। भाई वहां से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका नंबर मालूम चल जाएगा। तो सिर्फ कहानी है लंबी चौड़ी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस पेशेंस के साथ आपको पढ़ करके उसको कर देना था, हो जाएगा ना ये? यस सर। ना चल ठीक है बेटा। ठीक है, तो आते हैं 43, जल्दी जल्दी ना। अब 43 में क्या है भाई, कहानी में लिखा है इन्होंने, डेंसिटी दिया हुआ है लिक्विड गैलियम का इतना, और फिर कहानी दिया है कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है, 30 डिग्री से लेके 2400 डिग्री तक ये लिक्विड ही रहता है। तो इसलिए एक अच्छा ये हाई टेम्परेचर पे बैरोमीटर की तरह यूज हो सकता है। What height in centimeter of gallium would be supported on a day when the mercury barometer reads 740? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो देखो देखो, ये भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। अभी इसी के थ्रू में समझा देता हूँ, एक थियरी है, सभी लोग ध्यान से देखो। आपने देखा होगा प्रेशर का एक वियर्ड सा यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब ये बड़ा अजीब सा है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सब तो समझ में आता है, लेकिन ये कौन सी चीज है मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी? तो बोलते ऐसा है कि अगर किसी ट्यूब के अंदर अगर आप मर्क्यूरी भर रखे हो एच हाइट तक, वर्टिकल साइड से एच हाइट में बोल रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक जाने में जो प्रेशर डिफरेंस आए ना, यहाँ पी नॉट है, और नीचे एच हाइट जाओगे तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर मास बढ़ता जा रहा है, वेट बढ़ता जाएगा, तो उसके वजह से फोर्स बढ़ता जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ही प्रेशर होता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस है अगर ये नापोगे तो 1 atm का अगर प्रेशर डिफरेंस आया तो वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का वर्टिकल कॉलम के बराबर होता है, यहां से यहां तक। तो यही मतलब है हाइट के टर्म में। तो अब अगर बोले कि दो अलग अलग लिक्विड का कंपैरिजन करे, कि एक में हाइट h1 आया है और दूसरे में हाइट h2 आया है, जबकि प्रेशर दोनों जगह का सेम है, इसका मतलब लिक्विड का डेंसिटी बदल रहा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई हमें तो लेना देना किससे है, फोर्स यानी m×g, और डिवाइडेड बाई एरिया से। हमें तो mg चाहिए, यानी मास चाहिए, हमें हाइट से मतलब नहीं है। तो हाइट इंटू एरिया विल गिव यू वॉल्यूम, इंटू आप क्या कर दो डेंसिटी, दैट विल गिव यू
द मास, तो मास इक्वल होना चाहिए दोनों का अगर प्रेशर सेम है तो यानी H1 इंटू एरिया इंटू डेंसिटी 1 इज इक्वल टू H2 इंटू एरिया इंटू डेंसिटी 2। अगर दो लिक्विड का प्रेशर सेम लाना है तो अगर एक का हाइट H1 है, डेंसिटी D1 है, तो दूसरे का H2 D2 है, तो दोनों में ये रिलेशन होगा। इसीलिए यहां से एक रिलेशन निकल के आता है H1 D1, D1 कह लो या रो 1 कह लो, H2 D2। पहले वाले लिक्विड का हाइट इंटू उसका डेंसिटी इज इक्वल टू दूसरे लिक्विड का हाइट इंटू दूसरे का डेंसिटी फॉर द सेम डिफरेंस ऑफ प्रेशर या सेम प्रेशर के बारे में बात करें। तो अब यही चीज यहाँ पे लगानी थी। यही चीज यहाँ पे लगानी थी। बोल रहा है कोई बलून है 14 लीटर का, 760 टॉर रखा हुआ है, सॉरी मैं कहाँ पे 43 था ना। So what height in centimeter of gallium will be supported on a day when the mercury barometer reads 740? तो अब क्या लिखो, देखो मर्क्यूरी का बैरोमीटर 740 टॉर है, तो इसका मतलब क्या हुआ 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो 760 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई, यानी ये हाइट हो गया, इंटू डेंसिटी 13.6 मस्ट बी इक्वल टू, ये जो दूसरा वाला है उसका डेंसिटी दिया है आपको 6.095 इंटू उसका हाइट, आप एच निकाल लो, बस एक ही अननोन है। हो जाएगा क्या, बोलो भाई, हो जाएगा सबसे? अरे मैं बोल रहा हूँ बच्चों, हो जाएगा। Yes, यस sir. सर। यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो अगला डाउट क्या है आपका वो देख लो एक बारी, एंड आई विल कंसिडर दिस एज द लास्ट डाउट 45th, ओके? इसके बाद आगे मैं डिस्कस करूंगा। सो अ बलून कंटेन्स 14 लीटर ऑफ एयर एट 760, 14 लीटर है, 700 टॉर। What will be the volume of the balloon when it is taken to a depth of 10 feet? बोल रहा है कि 14 लीटर का बलून है, किस प्रेशर पे? 760 टॉर यानी 1 एटीएम, यानी एटमॉस्फेयर में जब रखा हुआ है तब। अब बोल रहा है इसको इतना डेप्थ में लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं? 10 फीट नीचे लेके जा रहे हैं। What will be the volume of the balloon when it is taken to 10 feet in a swimming pool? 10 फीट अंदर लेके जा रहे हैं। Assuming the temperature of the air and water are equal, ठीक है। Density of mercury is 13.6 ग्राम पर। फिर इसमें पानी के अंदर प्रेशर कैसे निकाले? निकल जाएगा। अभी मैंने समझाया था कि मर्क्यूरी कॉलम का हाइट इंटू डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इन वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर ml होता है। हाइट ऑफ वाटर दिया है इन्होंने 10 फीट, उस 10 फीट दिया है ना, तो 10 फीट को आप चेंज कर लो सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तो में। सो 1 फीट इज इक्वल टू कितना होता है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ 30 सेंटीमीटर लिख लो। और H1 इंटू D1, यानी हम मर्क्यूरी के टर्म में निकाल रहे हैं क्योंकि मर्क्यूरी में हमें एटीएम का वैल्यू मालूम है। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम मल्टीप्लाई बाई उसका डेंसिटी, और डेंसिटी कितना होता है मर्क्यूरी कॉलम का? 13.6 है। यहां से जब भी हम डिवाइड करके निकालेंगे तो दैट विल गिव अस द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और सेंटीमीटर ऑफ एच जी का जो भी हाइट आया है उसको 76 से डिवाइड करोगे तो दैट यू विल गेट द प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा, प्रेशर इन एटीएम। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। यस। पहले 1 एटीएम प्रेशर था, इतना फिट नीचे गया तो इतना पी एटीएम और ऐड हो गया, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी प्लस 1 एटीएम, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 1 एटीएम तो पड़ ही रहा है ना। अब जितना नीचे जा रहे हो उतना और ऐड कर दोगे तो फाइनल प्रेशर मिल जाएगा।
तो P1 आपको मालूम है, P2 मालूम है, एक वॉल्यूम मालूम है, एक V2 नहीं मालूम है, वो निकाल लो आप। हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? यस सर। तो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। बाकी के डाउट अगले डाउट सेशन में करेंगे, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।